हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए जो हमारी प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जिसमें प्रैक्टिस सेट पहला है वो हो चुका है। आज प्रैक्टिस सेट सेकंड है, जिसके अंदर हम बात करेंगे जीके एंड जीएस के। लगभग देखा जाए तो 35 से 36 यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो उनके बारे में हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो एक बार चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन हुआ है। ऋग्वेद के अंदर है वो किस देवता की महत्ता का सर्वाधिक वर्णन हुआ है साथियों, ऋग्वेद के अंदर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वरुण, इंद्र, अग्नि या फिर शिव? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बताइए कौन सा ऑप्शन है सही हो जाएगा। हाँ जी, ऋग्वेद की बात करें, अगर ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं तो ऋग्वेद है वो आपके, अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है भाई। कैसा सबसे प्राचीन है वो वेद माना जाता है? सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है, जिसके अंदर है वो 10 मंडल है। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर सूक्त, तो 1028 है वो इसके अंदर क्या है भाई, सूक्त दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर है वो सर्वाधिक महत्ता दी गई है वो किसको? भगवान जो इंद्र है, इंद्र को महत्ता दी गई, यानी इसका आंसर है वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसका 250 बार 250 बार है वो इसके अंदर वो प्रयोग किया गया है ऋग्वेद के अंदर। तो पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दे रखा है 2 नंबर कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन है वो इनमें से कहाँ पर हुआ था? कश्मीर, गया, राजगीर या फिर पाटलिपुत्र? कहाँ पर है वो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन, राजगीर के अंदर है वो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? इंडिका जो पुस्तक है मौर्य टाइम के अंदर जो काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक आती है, और इसके जो आपके रचनाकार या फिर इसके जो लेखक है वो कौन है? बताइए। मेगास्थनीज, फाहियान या फिर ह्वेनसोंग या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इंडिका पुस्तक के बारे में साथियों? जो मौर्य काल के समय राजदूत बन के आया था इंडिया के अंदर, और जिनकी पुस्तक है वो इंडिका है, कौन हो जाएगा वो? मेगास्थनीज हो जाएगा सर, मेगास्थनीज। मौर्य काल में ये भारत आते हैं, मेगास्थनीज। तो यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? हेल्लेबिड्डू, पापनासम और बादामी या हम्पी? कहाँ पर स्थित है विरूपाक्ष मंदिर की? अगर मैं बात करूँ तो ये किस शैली में लिखा गया है? ये द्रविड़ शैली के अंदर, द्रविड़ शैली का मंदिर है साथियों, ठीक है ना, द्रविड़ शैली का मंदिर है और भगवान शिव को समर्पित है। ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बना हुआ है। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बना हुआ है विरूपाक्ष मंदिर, और ये कहाँ पर है साथियों? कर्नाटक, हम्पी के अंदर है। तो यहाँ पे हमारा जो बी और डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्नाटक, हम्पी के अंदर विरूपाक्ष मंदिर बना हुआ है, जो द्रविड़ शैली के अंदर है, शिव को समर्पित है और तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगर मैं तुंगभद्रा नदी की बात करूँ तो ये कृष्णा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी मानी जाती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? हैदर अली को, पेशवा माधवराव को या फिर टीपू सुल्तान या बाजीराव? किसे पराजित किया गया था आपके श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में साथियों? बताइए किसे पराजित किया गया था? तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। टीपू सुल्तान यहाँ पे पराजित होते हैं। कौन सी लड़ाई है? श्रीपट्टनम की लड़ाई है, जिसमें टीपू सुल्तान है वो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे पराजित होते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक की रचना है वो किसके द्वारा की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी, और दादा भाई नौरोजी? किसके द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की गई है? अगर मैं बात करता हूँ जवाहरलाल नेहरू की, तो इनकी एक पुस्तक आती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल जी नेहरू की एक पुस्तक आती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है, ठीक है ना।
और सुभाष चंद्र बोस की अगर मैं बात करूं तो इंडिया स्ट्रगल इसकी इनकी पुस्तक आती है। और दादा भाई नौरोजी की अगर मैं बात करता हूं तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक आती है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। तो ये जो हिंद स्वराज पुस्तक है वो आपके महात्मा गांधी जी की पुस्तक हो जाएगी, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। महात्मा गांधी जी की पुस्तक आती है हिंद स्वराज पुस्तक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि पंचशील का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था? पंचशील का नारा किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर आपके लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर स्वामी विवेकानंद। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा? पंचशील का नारा दिया गया था, किनके द्वारा दिया गया था पंचशील का नारा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के द्वारा वो पंचशील का नारा दिया गया था। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी है वो इसके चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे मसौदा समिति भी कहते हैं, आपके प्रारूप समिति। और ये जो कमेटी बनी थी वो आपकी कब की है भाई? 29 अगस्त 1947 की। और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? पांडुलेखन समिति के नाम से भी इसको जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी को। इसके चेयरमैन कौन थे? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहते हैं साथियों। ठीक है ना, तो 8 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21A से, या फिर अनुच्छेद 19 से, या अनुच्छेद 19, 29 और 30 से, या इनमें से कोई नहीं। शिक्षा का अधिकार है वो किस मौलिक अधिकार के अंदर दिया गया है? अगर मैं बात करता हूँ आर्टिकल 19 की, तो ये सबसे पहले निलंबित होने वाला आर्टिकल है आपातकाल के दौरान साथियों। आपात की स्थिति में वो सबसे पहले अगर मैं निलंबित की बात करूँ तो वो आर्टिकल 19 होता है, और आर्टिकल 20 और 21 है वो आपातकाल की स्थिति में निलंबित नहीं होते हैं, आर्टिकल 20 और 21। तो किसके अंदर शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बताया गया है? कौन सा ऑप्शन है सही हो जाएगा यहाँ पे? हाँ जी देखिए, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21A के अंदर दिया गया है शिक्षा का अधिकार एक कैसा है? मौलिक अधिकार है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 10 कि निम्नलिखित में से किसी एक की स्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कौन सी समिति के द्वारा जोड़ा गया था? बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, या अयंगर समिति, या ठक्कर आयोग। अगर मूल कर्तव्य की बात करें तो ये कहाँ पर है भाई? मूल कर्तव्य का जो प्रावधान मिलता है वो आपके भाग 4 के अंदर। कहाँ पे? भाग 4 के ए के अंदर है वो मिलता है। भाग 4 में तो दे रखा है DPSP, लेकिन भाग 4A में मिलता है आपके मूल कर्तव्य। और अगर मैं बात करता हूँ आर्टिकल की, तो आर्टिकल है वो 51A है, आर्टिकल 51A के अंदर है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है साथियों। ठीक है ना, जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा है वो आपके ये भारत के संविधान के अंदर वो जोड़ा गया था मूल कर्तव्य। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 11 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में राज्यसभा के अंदर है वो कितने सदस्यीय गण है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के अंदर है वो कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? बताइए कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे? 1/4, 1/2, 1/3, या फिर 1/5 सदस्य। अगर मैं बात करता हूँ कि राज्यसभा के अंदर आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 80 के तहत है वो राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा है वो आपके 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है आपके कहाँ पर? राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और वो भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, हाँ तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं भाई? प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 1/3 सदस्य। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में दे रखा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की अगर मैं बात करूँ तो उस अपने पद पर है वो बना रह सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग कब तक वो अपने
पद पर बना रह सकता है। 5 वर्ष या 62 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, 4 वर्ष या 62 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अगर सतर्कता आयोग की मैं बात करूँ, इसकी स्थापना है वो के संथामन समिति की स्थापना की अनुशंसा पर है वो की गई थी। संतानम समिति की अनुशंसा पर है वो की गई थी, ठीक है ना। 1964 के अंदर इसकी स्थापना होती है केंद्रीय सतर्कता आयोग की। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना के संतानम समिति की सिफारिश पर है वो की जाती है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो सतर्कता आयोग है वो आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग पद पर बना रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर विधान परिषद है? अगर मैं विधान परिषद की बात करता हूँ तो 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, विधान परिषद देखने को मिलती है। इनको थोड़ा याद करने के लिए एक ट्रिक याद रख लेना, आपके कुंभाटी। क्या है साथियों? कुंभाटी। ये थोड़ा ट्रिक है वो आप देख लेना, कुंभाटी। अगर देखो यहाँ पे अगर बात करें, के का मतलब हो गया के आर यानी कर्नाटक, ठीक है। यू मतलब यूपी हो गया। एम मतलब क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया। और अगर मैं बात करूं बी यानी बिहार हो गया। और आपके और क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पे ए है साथियों, कुंभा। ए यानी अरुणाचल प्रदेश, एपी अरुणाचल प्रदेश। और टी यानी तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना। तो ये 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर क्या है, विधान परिषद भी देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात। तो यहाँ पे क्या आया है? कर्नाटक आया है। तो कर्नाटक ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कर्नाटक ऑप्शन है राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है कि, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन है वो ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच बनती है? निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की प्रथम महिला सरपंच बनती है? शहनाज खान, सुषमा बादू, छवि राजावत या आरती देवी? 14 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर है वो आपका सही आंसर माना जाएगा? पहली महिला सरपंच। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। छवि राजावत की अगर बात करें तो ये राजस्थान से बिलोंग करती है। और राजस्थान की अगर मैं बात करूँ कहाँ से, तो ये राजस्थान के टोंक से बिलोंग करती है साथियों, ठीक है ना। राजस्थान के टोंक जिले से बिलोंग करती है। आपके कौन है? छवि राजावत, जो 2010 के अंदर है वो आपके 2010 के अंदर ये चुनाव जीतती है। 2010 के अंदर वो प्रथम महिला सरपंच बनती है साथियों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम में पंचायती राज का एक संवैधानिक निकाय बनाया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992, 86वां संविधान संशोधन 2002, 74वां संविधान संशोधन 1993 या फिर 61वां संविधान संशोधन 1989। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में क्या किया गया? पंचायती राज को संवैधानिक निकाय बनाया गया था। पंचायती राज को संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया था। अब साथियों, तो वो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन था, जो लागू होता है आपके कब? जो लागू होता है आपके कब हो जाता है? 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है ना। ये लागू हो जाता है पंचायती राज। और इसी दिन है वो 24 अगस्त को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूं पंचायती राज के बारे में, तो पंचायती राज है वो भाग किसके अंदर है भाई? भाग 9 के अंदर है। अनुसूची की बात करूं तो अनुसूची कौन सी में भाई? अनुसूची है वो 11वीं के अंदर पंचायती राज के बारे में वर्णन मिलता है। आर्टिकल की अगर मैं बात की जाए तो यहाँ पे जो आर्टिकल है वो देखने को मिलता है 243 से लेके और 243 ओ तक है वो इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 सही हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह या फिर बृहस्पति ग्रह? कौन सा ग्रह है जिसको आपके लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मंगल ग्रह को आपके किसके नाम से? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है ना। आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में दे रखा है कि किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति है वो सूर्य के सबसे पास में होती है? सूर्य के सबसे पास में मतलब दो शब्द होते हैं। एक होता है उपसौर, कौन सा?
एक होता है उपसौर और एक होता है अपसौर। उपसौर और अपसौर की अगर मैं बात करूं तो ये स्थिति होती है दो। अगर उपसौर की बात करूं यानी पास आना, निकट आना, ये स्थिति होती है आपकी 3 जनवरी की। कब साथियों? 3 जनवरी की। और अगर उपसौर की बात करता हूं यानी सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर चला जाता है, वो चला जाता है 4 जुलाई को। कब? 4 जुलाई को सबसे दूर है वो चला जाता है। ये दो स्थिति रहती है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि सूर्य सबसे पास में आता है। पास में मतलब उप यानी उपसौर यानी पास में आना, तो 3 जनवरी को यहाँ पे आ जाता है। तो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में दे रखा है कि भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंग है वो सबसे ज्यादा विनाशकारी खतरनाक होती है साथियों? सबसे ज्यादा खतरनाक होती है भूकंप की कौन सी तरंगे? पी तरंगे, सतही तरंगे या एस तरंगे? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का? तो यहाँ पे बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सतही तरंग है वो सबसे विनाशकारी या सबसे खतरनाक तरंग होती है भूकंप की। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि ग्रेनाडा, ग्रेनाडा स्थित है आपके, कहाँ पर स्थित है ग्रेनाडा? अरब सागर के अंदर, कैरिबियन सागर के अंदर या चीन सागर के अंदर, या इनमें से कोई नहीं? कहाँ पर स्थित है ग्रेनाडा? बताइए कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैरिबियन सागर के अंदर है वो स्थित हो जाएगा। कौन है? कैरिबियन सागर के अंदर है वो स्थित हो जाएगा ग्रेनाडा। ठीक है ना? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश की अगर बात करें तो देखिए थोड़ा यहाँ पे मैप के अंदर देख लेते हैं। ये जैसे अगर मैं बात मान लेता हूँ तो यहाँ पे ये जो सबसे दक्षिणतम या मुख्य भूमि का दक्षिणतम है वो कितना हो जाएगा? वो आपके हो जाएगा 8.4 डिग्री, 8 डिग्री और 4 मिनट हो जाएगा। सबसे दक्षिणी अक्षांश है, सबसे दक्षिणी नहीं कह सकते लेकिन मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी अक्षांश की मैं बात करूँ तो अंडमान निकोबार के अंदर आता है। वो आता है आपके 6.45 डिग्री आता है, 6 डिग्री 45 मिनट आता है। ठीक है ना? जो इंदिरा पॉइंट के ऊपर है। लेकिन ये जो आपके कन्याकुमारी के अंदर है 8.8 डिग्री 4 मिनट आता है। और उत्तरी अक्षांश की मैं बात करूँ तो 37 डिग्री और 6 मिनट आता है। कितना? 37 डिग्री 6 मिनट आता है। अगर मैं बात करता हूँ पश्चिम की तो पश्चिम हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट। और पूर्व की अगर मैं बात करता हूँ तो पूर्वी छोर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। तो ये स्थिति है भारत की। ठीक है ना? तो इसमें उत्तरी अक्षांश पूछा है, मतलब ये वाली स्थिति पूछी है। तो ये वाली स्थिति कहाँ पर दिखाई दे रही है? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में हो जाएगा, उत्तर में। ठीक है ना? तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, माना जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है कि मूक घाटी या साइलेंट वैली जिसे कहा जाता है कहाँ पर स्थित है? केरल के अंदर, बिहार के अंदर, महाराष्ट्र या फिर त्रिपुरा? कहाँ पर स्थित हो जाएगी साइलेंट वैली? कहाँ पर स्थित हो जाएगी साइलेंट वैली? तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सॉरी ए ऑप्शन में बिल्कुल सही माना जाएगा। ए ऑप्शन यानी केरल के अंदर है वो साइलेंट वैली स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है कि दुलहस्ती परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है? दुलहस्ती परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी, गोदावरी या गंगा नदी या कृष्णा नदी? दुलहस्ती, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दुलहस्ती नदी के बारे में साथियों? कौन सा ऑप्शन है सही हो जाएगा? एक आती है बगलिहार परियोजना, एक आती है आपके सलाल परियोजना, दोनों ही चिनाब नदी के ऊपर है। कौन सी परियोजना? बगलिहार परियोजना। और एक आती है सलाल परियोजना, सलाल परियोजना। और ये दोनों कहाँ पर स्थित है? ये दोनों चिनाब नदी के ऊपर है। और ये जो दुलहस्ती परियोजना है ये भी चिनाब नदी के ऊपर ही स्थित है। तो यहाँ पे जो 22 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 23 की निम्न श्रेणी का भूरा जो कोयला है वो क्या कहलाता है? निम्न श्रेणी का जो भूरा कोयला है वो किस नाम से जाना जाता है? मैग्नेटाइट, लिग्नाइट या फिर बॉक्साइट या निमोनाइट? किस नाम से जाना जाता है भूरा कोयला? कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लिग्नाइट है वो आपके भूरे कोयले के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर दे रखे 23-24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित होती है? द्वितीय, प्राथमिक, तृतीय या फिर सूचना प्रौद्योगिकी? किस क्षेत्र से संबंधित होती है अधिकांश गतिविधियां? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक या जिसे हम कृषि क्षेत्र कहते हैं तो उससे संबंधित होती है अधिकांश गतिविधियां विकासशील अर्थव्यवस्था में। ठीक है ना? अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 25 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि भारत में आर्थिक सुधार जो 1991 के दौरान है वो प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान है वो प्रधानमंत्री है वो कौन थे? बात करते हैं अगर वित्त मंत्री की, तो वित्त मंत्री कौन थे भाई बताइए? वित्त मंत्री कौन थे?
फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन थे सही? वित्त मंत्री कौन थे? बताइए वित्त मंत्री कौन थे? अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट की कौन थे, तो राष्ट्रपति भी कौन थे ये भी बताइए। वित्त मंत्री है वो मनमोहन सिंह थे। कौन? मनमोहन सिंह, ठीक है ना। मनमोहन सिंह यहाँ पे वित्त मंत्री थे। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है, शंकर दयाल शर्मा, ये यहाँ पे क्या थे भाई? प्रधानमंत्री थे उस टाइम में आपके। लेकिन आपके राष्ट्रपति थे सॉरी। प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन हो जाएंगे? पीवी नरसिम्हा राव यहाँ पे प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल है वो सही माना जाएगा। यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला ना क्वेश्चन है देर का है कि हाँ, योजना आयोग का अंतिम है वो उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष। योजना आयोग की अगर मैं स्थापना की बात करूं तो इसकी जो स्थापना होती है वो 15 मार्च 1950 को ये होती है। योजना आयोग की स्थापना की अगर बात की जाए, स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 15 मार्च को। कब होती है? 15 मार्च को इसकी स्थापना होती है 1950 को। 15 मार्च 1950 को स्थापना होती है। अगर मैं प्रथम उपाध्यक्ष की बात करता हूँ तो वो कौन हो जाएंगे भाई? प्रथम उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? गुलजारी लाल जो नंदा है वो प्रथम हो जाएंगे, ठीक है ना। गुलजारी लाल जो नंदा है वो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष हो जाएंगे। लेकिन अंतिम उपाध्यक्ष की बात करें तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। श्री मोन्टेक सिंह जो अहलूवालिया है वो यहाँ पे उपाध्यक्ष हो जाएंगे अंतिम, ठीक है ना। योजना आयोग की स्थापना है वो 15 मार्च 1950 को होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 27 कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन है विनिवेश आयोग में से संबंधित है? जीवी रामकृष्ण, टी.एन. मारलेगन, या फिर राकेश मोहन, या आबिद हुसैन? कौन हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर? अगर विनिवेश आयोग की मैं बात करता हूँ तो इसकी स्थापना होती है वो आपके 1996 के अंदर होती है। 1996 के अंदर वो इसकी स्थापना होती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवी रामकृष्ण है वो आपके इनसे संबंधित हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण है वो प्रयुक्त में लिया जाता है? दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लेते हैं? लेक्टोमीटर लेते हैं, हाइड्रोमीटर, या बैरोमीटर, या फिर हाइग्रोमीटर? कौन सा उपकरण प्रयोग में लेते हैं आपके दूध का घनत्व मापने के लिए? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेक्टोमीटर का प्रयोग है वो किया जाता है दूध के घनत्व का मापन करने के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा रक्त समूह है जिसको सार्वत्रिक दाता कहा जाता है? कौन सा रक्त समूह हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? अगर मैं ए और बी की बात करता हूं तो ये सार्वग्राही होता है, ठीक है ना। ये सार्वग्राही होता है ए और बी। लेकिन जो ओ समूह है यानी डी ऑप्शन में और रक्त दे रखा है, ओ रक्त है वो आपका सार्वत्रिक हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है कि BARC की कहाँ पर स्थित है? BARC कहाँ पर स्थित हो जाएगा? जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1954 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। 1954 में स्थापना की गई थी। जो कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्राम्बे के अंदर स्थित है, ट्राम्बे के अंदर वो स्थित है BARC। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है 31 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में स्थित जो औरंगाबाद है उसका नया नाम क्या है? महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम संभाजीनगर, धुले, धाराशिव, या फिर सतारा? कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद का नया नाम कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। औरंगाबाद का जो नया नाम रखा है वो संभाजी नगर नया नाम में रखा गया है औरंगाबाद का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। उपनिषद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषद बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा उपनिषद, जिसका मतलब होता है पास बैठना या समीप। तो यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन है सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का कि उत्तर
उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण है वो किस वर्ष से स्थापित हुआ था, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करना होगा। तो साथियों क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बता देना, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको संकल्प सक्सेस पॉइंट के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ये जो दे रखा है ये नाम आप सर्च कर लेना, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।